जानवर सिम्बा के बुलाने पर यहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। उसी दौरान सिम्बा एक घोषणा करता है और सभी जानवरों से कहता है कि बहुत जल्द हमारे बीच एक नया सदस्य आने वाला है। यह सुनते ही सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि सिम्बा की पत्नी नाला एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें नाला दिखाई देती है, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में मिलेले से बहुत दूर निकल आई होती है। अब नाला एक अच्छी और सुरक्षित जगह ढूंढ लेती है और सिम्बा के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि सिम्बा किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ टीमोन और पुम्बा आ जाते हैं। दरअसल सिम्बा अपने बचपन के दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी कियारा की देखरेख के लिए किसी की जरूरत थी। इसलिए वह टीमोन और पुम्बा को कियारा का ध्यान रखने के लिए बुलाता है। फिर सिम्बा उनसे कहता है, तुम दोनों कियारा का अच्छे से ध्यान रखना, उसे डराना मत और अपनी फालतू की कहानियां भी मत सुनाना। इसके बाद सिम्बा कियारा से कहता है, बेटा मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारी माँ को लेकर वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम टीमोन और पुम्बा के साथ रहना। ये कहकर सिम्बा नाला को ढूंढने निकल जाता है। अब बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने लगता है, जिससे कियारा डर जाती है। लेकिन सिम्बा के जाते ही टीमोन और पुम्बा कियारा को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। दोनों डींगे मारते हुए कहते हैं कि आखिर में स्कार को उन्होंने मिलकर मारा था। तभी कियारा कहती है, स्कार को तो बाबा ने मारा था। लेकिन दोनों उससे कहते हैं, तुम्हारे बाबा फेकू चंद हैं, उन्होंने तुमसे झूठ बोला होगा। तभी वहाँ रफीकी आ जाता है। रफीकी को देखकर कियारा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत उसके पास जाकर कहती है, माँ और बाबा मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन रफीकी उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं, वो बस कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इसके बाद रफीकी कियारा को मुफासा यानी उसके दादाजी की कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से मेन कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि मुफासा जहाँ रहता है वहाँ पानी की कमी के कारण सूखा पड़ा हुआ है और पूरा इलाका बंजर हो चुका है। वहाँ खाने के लिए शिकार भी नहीं बचा होता। इसी दौरान मुफासा अपने माँ बाप के साथ खेल रहा होता है। तभी वह अपनी माँ आफिया से पूछता है, वो रोशनी क्या है? आफिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो उम्मीद है। फिर वह कहती है, उस रोशनी के पार आखिरी बादल के पीछे एक जगह है जिसे मिलेले कहते हैं। वहाँ खाना पानी और हर वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत हो सकती है। ये सुनकर मुफासा पूछता है, क्या हम वहाँ जाएंगे? तब आफिया कहती है, हाँ एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। इसी दौरान आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश की पहली बूंद मुफासा पर गिरती है। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और उसका आनंद लेने लगते हैं। मुफासा भी सबके साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक नदी का पानी बढ़ने लगता है और वहाँ भयंकर बाढ़ आ जाती है। ये देखकर मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव दोनों को बहाकर ले जाता है। जैसे तैसे मुफासा के पिता उसे पकड़कर किनारे की तरफ फेंक देते हैं। अब मुफासा अपनी माँ की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी खाई आ जाती है जिसे वह पार नहीं कर पाता। उसकी माँ उसे बार बार छलांग लगाने के लिए कहती है, लेकिन डर के कारण मुफासा हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी एक हाथी उससे टकरा जाता है, जिससे मुफासा उछलकर नदी में गिर जाता है और पानी के साथ बहता चला जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मुफासा अपने घर से कई मील दूर एक अनजान इलाके में पहुंच चुका होता है। तभी वहाँ एक दूसरा शेर का बच्चा उसे देखता है, जिसका नाम टाका होता है। टाका मुफासा से कहता है, अगर तुम यहाँ रुके रहे तो कोई तुम्हें खा जाएगा। तभी अचानक दो मगरमच्छ मुफासा पर हमला कर देते हैं। मुफासा अपनी जान बचाकर भागने लगता है और टाका भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाका की माँ वहाँ आ जाती है और दोनों की जान बचा लेती है। वह टाका को डांटते हुए कहती है, तुम बिना बताए यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इसके बाद टाका मुफासा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है। पहले तो उसकी माँ मना कर देती है, लेकिन टाका के बार बार कहने पर वह मान जाती है और मुफासा को अपने बच्चे की तरह अपनाने का फैसला करती है। फिर वे सब अपने घर पहुँचते हैं। वहाँ टाका के पिता ओवासी मुफासा को अपनाने से साफ इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं, हम अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, सच्चा रिश्ता सिर्फ खून का होता है। हम घुसपैठियों को मारकर खा जाते हैं। और वह मुफासा को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मुफासा जवाब देता है, अगर मैं भागा तो आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मैं दुनिया का सबसे तेज भागने वाला बच्चा हूँ। ये सुनकर ओवासी टाका और मुफासा के बीच एक दौड़ रखने का फैसला करता है। शर्त ये होती है कि अगर टाका जीत गया तो मुफासा को वहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। फिर गिनती शुरू होते ही दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं। रास्ते में मुफासा थकने लगता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता। इसी वजह से वह कमजोर पड़ने लगता है। वापसी के समय टाका उससे आगे निकल जाता है, लेकिन वह दिल से मुफासा को अपना भाई मान चुका होता है। इसलिए वह जानबूझकर धीमा हो जाता है और मुफासा को आगे निकलने देता है। इस तरह मुफासा रेस जीत जाता है। ये देखकर ओवासी बिल्कुल खुश नहीं होता और टाका पर गुस्सा करता है, लेकिन अपनी शर्त के मुताबिक वह मुफासा को वहां रहने की इजाजत दे देता है। हालांकि वह साफ कहता है कि मुफासा शेरों के साथ नहीं बल्कि शेरनियों के बीच रहेगा।
और ओवासी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लेकिन टाका की माँ टाका को ऐसा करने पर शाबाशी देती है। फिर टाका और मुफासा मस्ती करने चले जाते हैं। मस्ती करते करते कई साल बीत जाते हैं और दोनों साथ खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन दोनों अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में दोनों एक प्लान बनाते हैं और घर पहुंचते ही भागते हुए सबसे कहते हैं, हाथियों की भगदड़ मच गई है और वो इसी तरफ आ रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागो। ये सुनते ही सभी बड़े शेर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि नवाब ओवासी भी छिपने के लिए कोई कोना ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी सबको पता चलता है कि टाका और मुफासा तो मजाक कर रहे थे। यह देखकर ओवासी बहुत गुस्सा हो जाता है। वह मुफासा से कहता है, तुम और टाका कभी भाई नहीं बन सकते, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह सिर्फ जनाने में है। ये कहकर ओवासी मुफासा को वहाँ से भगा देता है। फिर ओवासी टाका से कहता है, बेटा तुम मर्द हो, तुम्हारी जगह हम मर्दों के बीच है, तुम आने वाले कल का भविष्य हो, एक दिन तुम यहाँ के राजा बनोगे, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन टाका ओवासी से कहता है, मुफासा माँ के साथ शिकार पर जाता है, मुझे भी शिकार करना सीखना है। लेकिन ओवासी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और सो जाता है। दूसरी ओर ईशा माँ मुफासा को शिकार करना और हवा के झोंकों से शिकार का पता लगाना सिखा रही होती है। फिर ईशा माँ और मुफासा दोनों छुपकर शिकार की ओर बढ़ने लगते हैं और टाका भी उन्हें छुपकर देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी शिकार करना सीखना था। लेकिन अब इन लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, क्योंकि दूसरी तरफ से दो सफेद और बेहद खतरनाक शेर भी वहीं शिकार करने आए होते हैं और वो भी इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ईशा माँ को एहसास हो जाता है कि यहाँ इनके अलावा कोई और भी मौजूद है। वहीं मुफासा भी ईशा माँ की तरफ आ रहा होता है। तभी ईशा माँ उसे चौकन्ना करती है और मुफासा भी उन शेरों को देख लेता है। उधर टाका भी उन शेरों को देखकर डर जाता है। तभी सफेद शेर शिकार को छोड़कर ईशा माँ पर हमला कर देते हैं। ये देखकर मुफासा तुरंत ईशा माँ की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वहीं ईशा माँ देखती है कि टाका भी वहीं मौजूद है, लेकिन मदद करने की बजाय वह डरकर वहाँ से भाग रहा होता है। इधर मुफासा अकेला ही दोनों शेरों से भिड़ जाता है। तभी एक शेर ईशा माँ को दबोच लेता है। ये देखकर मुफासा पूरी ताकत से उस शेर को टक्कर मारता है, जिससे वह शेर पेड़ पर जाकर गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर दूसरा शेर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर ईशा माँ और मुफासा घायल अवस्था में घर पहुँचते हैं। उन्हें देखकर ओवासी चौंक जाता है और पूछता है, ये सब कैसे हुआ? तब ईशा माँ सारी बात बताती है। वह कहती है, दो सफेद शेरों ने हम पर हमला किया था। अगर आज मुफासा ना होता तो शायद मेरी जान भी चली जाती और टाका हमें मुसीबत में छोड़कर भाग आया। ये सुनकर टाका को अपने आप पर शर्म आने लगती है। वह सोचने लगता है कि वह अपनी माँ को मुसीबत में छोड़कर भाग गया। उसे बहुत बुरा लगता है। तभी मुफासा कहता है, हमें तैयार रहना होगा, वो फिर हमला करने आएंगे। बहती हवा बता रही है कि वो एक दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ओवासी को मुफासा की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपना एक खबरी सफेद शेरों के इलाके में भेजता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। अब दूसरी तरफ हम किरोक्स के कबीले को देखते हैं। वहाँ वही शेर मौजूद होता है जो कुछ देर पहले मुफासा से बचकर भागा था, और जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो किरोक्स का बेटा था। अपने बेटे की मौत से किरोक्स गुस्से से आग बबूला हो चुका होता है। वह गुस्से में बचे हुए शेर को भी अपने साथियों से मरवा देता है। वहीं ओवासी का खबरी ये सब छुपकर देख रहा होता है। ये सब देखकर खबरी तुरंत वापस लौटता है और ओवासी को बताता है, वो लोग बहुत जल्द हम पर हमला करने आ रहे हैं और उनका एक शेर हमारे दो शेरों के बराबर है। यह सुनते ही ओवासी तुरंत एक फैसला लेता है। अपने खून और वंश को बचाने के लिए वह टाका को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वह कहता है, टाका तुम किसी नई जगह जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करना। फिर ओवासी मुफासा को भी टाका के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन मुफासा जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी ईशा माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी ईशा माँ उससे कहती है, उस रोशनी की तरफ देखो, उस रोशनी के आगे काली घाटियों के उस पार तुम्हारी आंखों से भी दूर वहाँ एक गौरव भूमि है जो बिल्कुल स्वर्ग जैसी है। उसे मिलेले कहते हैं। तुम्हें वहीं जाना है क्योंकि तुम्हारा असली परिवार आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर ईशा माँ मुफासा को जाने के लिए कहती है। टाका अभी भी अपने डर और शर्म के कारण उदास था, लेकिन ईशा माँ उसे समझाती है और कहती है, तुम्हें भी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर टाका और मुफासा जीने की उम्मीद में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर बाद किरोक्स अपनी पूरी फौज के साथ ओवासी के वास पर हमला कर देता है। किरोक्स और उसकी फौज मिलकर ओवासी और उसके साथियों को मार डालते हैं। इसके बाद किरोक्स मुफासा और टाका के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे के कातिल को हर हाल में मारना था। अब मुफासा और टाका अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन किरोक्स उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तभी भागते भागते उनके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। अब टाका और मुफासा चारों तरफ से घिर चुके थे और किरोक्स उन पर हमला करने ही वाला था। तभी टाका मुफासा को पकड़कर खाई में कूद जाता है। दोनों एक टहनी पकड़ लेते हैं और खुश होने लगते हैं कि उनकी जान बच गई। लेकिन तभी जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि किरोक्स और उसके साथी भी पानी में कूदकर उनके पीछे आ रहे हैं।
ये देखकर दोनों नदी के बहाव में बहते चले जाते हैं और फिलहाल के लिए किरॉक्स के चंगुल से बच निकलते हैं। अब रात के समय टाका खुद की तारीफ कर रहा होता है कि उसने मुफासा की जान बचाई। ये सुनकर मुफासा उसे ढक्कन समझने लगता है। तभी अचानक मुफासा को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दरअसल एक चालाक शेरनी जिसका नाम शराबी होता है पिछले पूरे एक दिन से इन दोनों का पीछा कर रही होती है और इन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। शराबी के साथ एक पक्षी भी होता है जिसका नाम जाजू होता है और अब शराबी भी इन दोनों के साथ शामिल हो जाती है। अब इन सभी को भूख लगी होती है, इसलिए ये लोग शिकार करने निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एक बड़े से पेड़ पर बंदरों के झुंड को देखते हैं, जहां हमें जवान अवस्था में रफीकी दिखाई देता है जो अभी फिलहाल कियारा को यह कहानी सुना रहा होता है। अब यहीं से इस कहानी में रफीकी की एंट्री होती है। उस समय रफीकी को उसके ही झुंड के लोग झुंड से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रफीकी आने वाले खतरे को अपने सपनों में पहले ही देख सकता था। उसने सभी को पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन सभी उसे पागल समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और फिर अगली ही रात एक चीता बंदरों पर हमला कर देता है। इस बात से गुस्से में आकर झुंड के सभी बंदर रफीकी को ही मनहूस और खतरे की वजह मान लेते हैं और उसे झुंड से निकाल देते हैं। अब रफीकी अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुफासा और उसके साथी शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। तभी मुफासा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रफीकी उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। यह देखकर मुफासा चौंक जाता है। फिर वह दोबारा रफीकी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन रफीकी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। फिर मुफासा उससे कहता है, हम शेर हैं, हम तुम्हें खा जाएंगे, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? इस पर रफीकी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता और अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुम कभी भी मिलेले नहीं पहुंच पाओगे। अब मिलेले का नाम सुनते ही मुफासा हैरान हो जाता है। वह तुरंत रफीकी से पूछता है, तुम्हें मिलेले के बारे में कैसे पता? क्या तुम वहाँ गए हो? इस पर रफीकी कहता है, हाँ मैं वहाँ कई बार गया हूँ, लेकिन सपनों में। ये सुनकर किसी को भी रफीकी की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी मुफासा उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अब आगे का रास्ता रफीकी ही दिखा सकता है। फिर रफीकी सबको आगे का रास्ता बताता है। चलते चलते इनके सामने काली घाटियां आ जाती हैं। अब सभी सोचने लगते हैं कि आगे कैसे जाया जाए। तभी मुफासा को अपनी माँ की बात याद आती है, जिसमें उसने काली घाटियों के बारे में बताया था। अब मुफासा समझ जाता है कि उसे किस रास्ते से जाना चाहिए। तभी वह हवा के झोंकों से महसूस कर लेता है कि सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं और बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। फिर ये सभी गाना गाते हुए और मस्ती करते हुए काली घाटियों के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाका को शराबी से प्यार हो जाता है। टाका मुफासा के पास आकर कहता है, भाई मुझे शराबी शराब की तरह चढ़ रही है, मुझे उससे प्यार हो गया है। फिर टाका मुफासा से शराबी को पटाने की टिप्स मांगने लगता है। मुफासा भी उसकी मदद करते हुए कहता है, उससे वहाँ के फूलों के बारे में बात करो जहाँ से वो आई है। इसके बाद टाका तुरंत शराबी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर से बकर फूल की खुशबू आती है। ये सुनकर शराबी हैरानी से पूछती है, तुम्हें कैसे पता? तब टाका स्टाइल मारते हुए कहता है, मैं सूंघ कर ही सब पता लगा लेता हूँ। ये सुनकर शराबी टाका से इम्प्रेस हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब जैसे ही ये लोग घाटी के ऊपर पहुंचते हैं, इनके सामने हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है, जो इनका रास्ता रोक कर खड़ा होता है। तभी पीछे से किरॉक्स अपनी फौज के साथ मुफासा को मारने के लिए पहुंच जाता है। अब सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मुफासा हाथियों से मदद मांगता है, लेकिन एक भी हाथी उसकी मदद नहीं करता। तभी शराबी अपना दिमाग चलाती है और पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा देती है। इससे सारी मधुमक्खियां हाथियों पर टूट पड़ती हैं और हाथियों के झुंड में भगदड़ मच जाती है। लेकिन अब इस भगदड़ से मुफासा की टीम भी खतरे में पड़ जाती है। तभी शराबी पेड़ से नीचे गिर जाती है और एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर मुफासा तुरंत शराबी को बचाने दौड़ पड़ता है। वहीं भगदड़ की वजह से किरॉक्स और उसके साथी पीछे हटने लगते हैं और उनका रास्ता बंद हो जाता है। दूसरी ओर टाका डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। चाहता तो वो शराबी को बचा सकता था, लेकिन डर के कारण वह किसी की मदद नहीं करता। इधर मुफासा शराबी को एक गड्ढे में खींचकर उसकी जान बचा लेता है। यह देखकर किरॉक्स किसी दूसरे रास्ते की तलाश में वहां से वापस लौट जाता है। वहीं दूसरी ओर रफीकी पेड़ से नीचे गिर जाता है और यहीं उसे उसका रहस्यमयी डंडा मिलता है। क्योंकि शराबी काफी देर से बेहोश होती है, इसलिए रफीकी अपने मंत्रों से उसे होश में लाता है। होश में आते ही शराबी पूछती है, मेरी जान किसने बचाई? तभी मुफासा कहता है, टाका ने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर टाका खुद भी चौंक जाता है और शराबी टाका को पसंद करने लगती है। फिर सभी लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। अब मिलेले बहुत करीब रह गया होता है। ये सभी आगे बढ़ते हैं और पीछे से जाजू बर्फ गिराकर इनके पैरों के निशान मिटा देता है, जिससे किरॉक्स और उसके साथी रास्ता भटक जाते हैं। यह देखकर शराबी खुशी से मुफासा को गले लगा लेती है, लेकिन ये चीज टाका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसी दौरान रफीकी गिर जाता है।
तब मुफासा कहता है मैं हूँ ना, और उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। तभी शराबी समझ जाती है कि उसकी जान बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा था। अब यहाँ मुफासा शिकार करने आया होता है। तभी शराबी उसके पास आकर कहती है मुझे पता चल गया है, मुझे टाका ने नहीं तुमने बचाया था। ये सुनकर मुफासा उसकी बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन शराबी कहती है तुम हवा के झोंकों से सब पता लगा लेते हो। मतलब तुमने ही मेरी खुशबू सूंघकर टाका को उन फूलों के बारे में बताया था और तुमने ही मुझे भगदड़ से बचाया था। और यह सब टाका दूर से देख रहा होता है। मुफासा धीरे से कहता है टाका मेरा भाई है, उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन शराबी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार मुफासा मजबूर होकर सच बता देता है, हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया था। और फिर यहाँ एक रोमांटिक गाना शुरू हो जाता है। इसी बीच टाका दूर से मुफासा और शराबी को एक दूसरे के करीब देख लेता है। ये देखकर टाका अंदर से टूट जाता है। उसके मन में वही बातें घूमने लगती हैं जो उसके बाबा ने कही थी, आवारा लोग एक दिन हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। और अब टाका मुफासा को धोखेबाज समझकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक बर्फ टूट जाती है और टाका पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे पहुँचते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि किरॉक्स का पूरा झुंड रास्ता भटक चुका है। अब टाका के मन में मुफासा से बदला लेने का ख्याल आता है। वह सीधे किरॉक्स के पास चला जाता है और कहता है तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं मुफासा ने मारा था, और वही है जो हर मोड़ पर तुम्हें मात दे रहा है। सिर्फ मैं ही तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उससे बदला लेना है। उसने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। इसके बाद टाका और किरॉक्स हाथ मिला लेते हैं। अब अगली सुबह टाका वापस लौटता है। मुफासा उसे देखकर पूछता है तुम कहाँ चले गए थे? टाका बस इतना कहता है शिकार करने गया था और बात को टाल देता है। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाका जानबूझकर पीछे निशान छोड़ते हुए चल रहा होता है ताकि किरॉक्स उन तक पहुंच सके। आखिरकार इन सब का सफर खत्म होता है, क्योंकि अब सभी लोग मिलेले पहुंच चुके थे। वहां का नजारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चारों तरफ हरी भरी वादियां, खूबसूरत फूल और उनकी महक, सब कुछ किसी स्वर्ग जैसा लग रहा होता है। वहीं सभी खुशी से मस्ती कर रहे होते हैं। तभी रफीकी को अपने सपनों में दिखने वाला पेड़ मिल जाता है। उसे देखकर रफीकी बेहद खुश हो जाता है। तब मुफासा उससे कहता है इस पेड़ के पास तुम्हें तुम्हारा भाई भी दिखाई देता था ना, वो कहाँ है? इस पर रफीकी मुस्कुरा कर कहता है मेरा भाई तो बचपन में ही मुझसे बिछड़ गया था। मुझे यहाँ दिखाई देने वाला भाई तुम थे मुफासा। मैं तुम्हें ही सपनों में देखा करता था, इसी जगह पर खड़े हुए, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। तभी वहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठा होने लगते हैं। सभी जानवर मुफासा को पहचान जाते हैं, क्योंकि बचपन में मुफासा इन्हीं के बीच से नदी में बह गया था। लेकिन तभी अचानक किरॉक्स अपनी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है और मुफासा को चारों तरफ से घेर लेता है। किरॉक्स हंसते हुए कहता है तुम्हारे अपने भाई की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अब मुफासा को अपने भाई की असलियत का पता चलता है। टाका गुस्से में कहता है राजा का बेटा मैं और शराबी का प्यार तू, माँ बाबा का भरोसा भी तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहते ही किरॉक्स मुफासा पर हमला कर देता है। ये देखकर मुफासा भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। तभी पीछे से किरॉक्स उस पर हमला करता है, लेकिन मुफासा चालाकी से किरॉक्स को ही खाई में गिरा देता है। अब मुफासा को थोड़ा समय मिल जाता है। वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर उसके सामने इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मुफासा सबसे कहता है मैं हूँ मुफासा बेघर आवारा, फिर भी आज तुम सबके सामने सीना तान कर खड़ा हूँ। मुझे पता है तुम सब डरे हुए हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी एक जिराफ कहता है हम तुम्हारे साथ क्यों मरें, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई है। इस पर मुफासा कहता है आज ये लोग मुझे मारने आए हैं, लेकिन मेरे बाद क्या ये तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे? अगर आज तुम सबने मेरी मदद नहीं की तो आने वाले समय में मिलेले भी खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी जानवर मुफासा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सभी मिलकर किरॉक्स की फौज पर हमला कर देते हैं और उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारने लगते हैं। उधर ऊपर 3 शेरनियां मुफासा पर हमला कर देती हैं। लड़ाई करते करते मुफासा एक बड़े काले गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। मुफासा मदद के लिए टाका को पुकारता है, लेकिन टाका उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब मुफासा अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक किरॉक्स झरने के पीछे से बाहर निकलता है और फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ किरॉक्स मुफासा पर भारी पड़ रहा होता है। ये सब टाका भी देख रहा होता है। अब किरॉक्स धीरे धीरे मुफासा को मारने के करीब पहुंच जाता है। तभी टाका को अपना बचपन याद आने लगता है, जब वो और मुफासा साथ में खेला करते थे। यह सोचकर टाका भावुक हो जाता है और तभी जब किरॉक्स मुफासा को मारने ही वाला होता है, टाका बीच में आ जाता है। इससे मुफासा की जान बच जाती है, लेकिन टाका की आंख पर गहरी चोट लग जाती है। अब टाका और मुफासा दोनों मिलकर किरॉक्स से लड़ने लगते हैं, लेकिन किरॉक्स अब भी दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। उधर बाहर भी किरॉक्स की फौज सभी पर भारी पड़ने लगती है। तभी रफीकी
रफीकी एक मंत्र पढ़ता है। अचानक धरती कांपने लगती है और जमीन फट जाती है, जिसमें कई शेरनियां गिर जाती हैं। पूरा पहाड़ टूटने लगता है और इसी दौरान वहाँ मुफासा का सिंहासन बन जाता है। उसी जगह जहाँ मुफासा और किरोक्स लड़ रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है। उससे जमीन टूट जाती है और मुफासा तथा किरोक्स दोनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन पानी में भी किरोक्स मुफासा पर हमला करता रहता है। तभी ऊपर से एक विशाल पत्थर पानी में गिरने लगता है। मुफासा उसे देख लेता है और जैसे ही किरोक्स उस पर हमला करने आता है, मुफासा उसे धक्का देकर उस पत्थर के नीचे कर देता है और इस तरह किरोक्स उस विशाल पत्थर के नीचे दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब मुफासा ऊपर की ओर तैरने लगता है, वहीं टाका पानी में उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी मुफासा पानी से बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तभी टाका उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। उसी समय शराबी वहाँ आ जाती है। टाका शराबी को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मुफासा शराबी के साथ बाहर आता है। सभी जानवर उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। फिर सभी जानवर मुफासा के सामने झुक जाते हैं। तभी रफीकी मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे लिए एक और खुशी इंतजार कर रही है। मुफासा पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। अपनी माँ को देखकर मुफासा दौड़कर उससे लिपट जाता है। इतने सालों बाद अपनी माँ से मिलकर वह बेहद खुश हो जाता है और आखिरकार उसका सपना पूरा हो जाता है। तभी वहाँ टाका भी आ जाता है। सभी जानवर टाका को राज्य से निकाल देने की बात करते हैं, लेकिन मुफासा उसे वहाँ से भगाता नहीं है। वह बस इतना कहता है, आज के बाद कोई टाका का नाम नहीं लेगा। और फिर टाका अपना नाम बदलकर स्कार रख लेता है, यानी टाका ही आगे चलकर स्कार बना था। उसके बाद मुफासा अपने सिंहासन पर बैठता है और एक राजा की तरह जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ पूरे मिलेले में गूंज उठती है। अब हम वापस फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जहाँ रफीकी की कहानी खत्म हो जाती है। उधर कियारा के बाबा यानी सिम्बा नाला को लेकर वापस घर आ जाते हैं और उनके साथ कियारा का छोटा भाई भी होता है। अपने छोटे भाई को देखकर कियारा खुशी से झूम उठती है। वहीं रफीकी मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखता है, मानो मुफासा आज भी उन सब पर नजर रखे हुए हों। बस इसी खूबसूरत सीन के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो